नमस्ते क्लास। तो चलिए आज टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं सीधे 19th सेंचुरी यूरोप में, क्योंकि आज हम एक ऐसे जबरदस्त आइडिया के बारे में समझेंगे जिसने ना सिर्फ इतिहास बदला बल्कि लिटरली दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और वो आइडिया है नेशनलिज्म। वाह, क्या सवाल है। बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हो, क्योंकि यही तो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, आज हम सब अलग अलग नेशन स्टेट्स में रहते हैं, जैसे इंडिया, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले होते थे बड़े बड़े साम्राज्य, जहां एक राजा के नीचे कई तरह के लोग रहते थे। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता है ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सपने से। साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियू ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां सभी देश डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स होंगे। ये उस वक्त के लिए एक यूटोपियन सोच थी। यूटोपियन यानी एक ऐसी परफेक्ट दुनिया का आइडिया जो इतनी अच्छी हो कि रियल लगे ही ना, जिसका उस समय में सच होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। अच्छा, अब जरा इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। देख रहे हो, यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और वो सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलामी दे रहे हैं, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे में इंसानी अधिकारों का चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और ये देखो, नीचे जमीन पर राजा महाराजाओं के टूटे फूटे ताज और सिंबल बिखरे पड़े हैं। हर देश को उनके झंडे और उनकी खास ड्रेस से पहचाना जा सकता है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक नए युग का ऐलान था। तो सोरियो का जो सपना था वो आखिर जमीन पर उतरा कैसे? इसकी पहली साफ झलक हमें मिलती है 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वहां से दो ऐसे पावरफुल आइडियाज निकले जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ला पात्री यानी पितृभूमि, द फादरलैंड, और ले सितवाये यानी नागरिक, द सिटीजन। इसका मतलब था कि अब लोग किसी राजा की जागीर या प्रजा नहीं है, बल्कि एक देश के, एक कम्युनिटी के बराबर के सदस्य हैं, जिनके इक्वल राइट्स हैं। और यही आइडिया आज हमारे देश सहित दुनिया के हर डेमोक्रेटिक देश की बुनियाद है। खाली बातें नहीं थी ये। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इस आइडिया को सच बनाने के लिए कुछ सॉलिड कदम उठाए। उन्होंने राजा के शाही झंडे को हटाकर नया तिरंगा, द ट्राइकलर, अपनाया। जो एस्टेट्स जनरल थी, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए और देश के अंदर जो अलग अलग टैक्स लगते थे, उन कस्टम्स ड्यूटीज को खत्म कर दिया ताकि देश पूरी तरह से एक हो सके। नेपोलियन के बाद जब ये आइडियाज फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में फैले ना, तो एक तूफान खड़ा हो गया। एक जंग शुरू हो गई। पर ये जमीन की जंग नहीं थी, ये थी आइडियाज की लड़ाई। एक तरफ थे नए आज़ाद ख्याल लिबरल्स और दूसरी तरफ पुरानी सोच वाले कंजर्वेटिव्स। और इसी लड़ाई को तय करना था कि यूरोप का आने वाला कल कैसा होगा। और ये लड़ाई थी दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप्स के बीच। एक तरफ थी एरिस्टोक्रेसी, जमींदार, अमीर, पावरफुल लोग जो चाहते थे कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे। और दूसरी तरफ एक नई, पढ़ी लिखी, जोश से भरी क्लास उभर रही थी, द न्यू मिडिल क्लास। इसमें थे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन। ये लोग बदलाव चाहते थे, बराबरी चाहते थे और पूरे देश को एक करना चाहते थे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि लिबरलिज्म शब्द है एक, पर उस दौर में अलग अलग लोगों के लिए इसके मतलब भी बिल्कुल अलग अलग थे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आराम से डिटेल में समझते हैं। तो चलो इसको तोड़कर समझते हैं। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था ऐसी सरकार जिसे लोगों ने चुना हो। सोशली इसका मतलब था हर इंसान की आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। और इकोनॉमिकली ये चाहते थे कि मार्केट्स आज़ाद हों। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। ये यूनिवर्सल सफ्रेज को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। खासकर औरतों और गरीब मर्दों को वो ये हक देने के खिलाफ थे। इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक A1 एग्जाम्पल देखना है तो वो था ज़ोल्वराइन। ये 1834 में प्रूशिया ने शुरू किया था। इमेजिन करो, उससे पहले जर्मन इलाके में 30 से ज़्यादा अलग अलग करेंसीज चलती थीं। इस यूनियन ने सारे टैक्स बैरियर्स हटा दिए और करेंसीज की संख्या कम करके सिर्फ 2 कर दी। इस एक कदम ने जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से जोड़ दिया, जो आगे चलकर उनके पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का बेस बना। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, हीरो के सामने विलन भी तो होता है। यहाँ इन नए आइडियाज के विलन थे कंजर्वेटिव्स। 1815 में नेपोलियन के हारने के बाद पुराने राजा महाराजा ट्रीटी ऑफ वियना के जरिए वापस सत्ता में आ गए।
उन्होंने आज़ाद सोच पर, प्रेस पर, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इन आइडियाज़ को जितना दबाया जाता, ये उतना ही ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ में छुप-छुप कर फैलते थे। और इन्हीं अंधेरों में से एक सितारा चमका, इटली का जिज़ेप्पे माज़ीनी। उन्होंने यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। उनका बस एक ही सपना था, एक आज़ाद यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक। वो पुराने सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए थे कि ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक ने उनके बारे में कहा था, वो हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सोचो कितना बड़ा खतरा मानते होंगे वो इस एक आदमी को और उसके आइडियाज़ को। और मज़ीनी जैसे लोगों ने जो चिंगारी लगाई थी, अब वो आग बनने वाली थी। अब हम एंटर कर रहे हैं यूरोप की हिस्ट्री के सबसे एक्सप्लोसिव दौर में, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी क्रांतियों का युग। लेकिन एक बात याद रखना, ये क्रांतियां सिर्फ बंदूकों से नहीं हुई, इनका एक बहुत बड़ा हथियार था, आर्ट, कल्चर और इमोशंस। एक कल्चरल मूवमेंट चला जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। ये कहता था कि लॉजिक और साइंस को थोड़ा साइड रखो, दिल से सोचो। देश की असली आत्मा उसके आम लोगों में, उनके लोकगीतों में, उनकी कहानियों में बसती है, और इसी सोच ने लोगों के अंदर देश प्रेम की आग जलाई। और इस कल्चरल जोश का असर देखो, एक के बाद एक धमाके हुए पूरे यूरोप में। जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई, फिर ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी छीन ली, और 1848 तक आते आते तो जैसे पूरे यूरोप में क्रांति की लहर ही दौड़ गई। जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहते हैं, वो फेल जरूर हुई, पर इसने आगे का रास्ता दिखा दिया था। तो 1848 की क्रांति फेल होने के बाद लोगों को समझ आया कि अब सिर्फ जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। अब देश बनाने की जिम्मेदारी इन रिवॉल्यूशनरीज के हाथ से निकलकर स्टेट्स और उनकी आर्मीज के पास आ गई। और यहीं से शुरू होती है जर्मनी और इटली के एक होने की असली कहानी। जर्मनी की किस्मत लिखने आया एक आदमी जिसे स्पीचेस और वोटिंग से सख्त नफरत थी, प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था, ब्लड एंड आयरन, खून और लोहा, यानी जंग से देश को एक करना। उसने 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंग लड़ी और जीती, और आखिरकार 1871 में प्रूशिया के राजा विलियम I को यूनाइटेड जर्मनी का शहंशाह घोषित कर दिया गया। वहीं इटली की कहानी बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। यहाँ एक नहीं, 3 हीरो थे। पहले मज़ीनी, जिन्होंने यंग इटली बनाकर आइडिया दिया, वो थे इस यूनिफिकेशन की आत्मा। फिर आए चीफ मिनिस्टर कवूर, जो थे दिमाग। उन्होंने डिप्लोमेसी से फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया। और आखिर में आए जुसेपे गैरिबल्डी, जो थे तलवार। उन्होंने अपनी सेना के साथ साउथ इटली को आज़ाद कराया। इन तीनों की कोशिशों से 1861 में विक्टर इमैनुएल II यूनाइटेड इटली के राजा बने। पर क्या हर देश ऐसे ही जंग और क्रांति से बनता है? नहीं। चलो अब देखते हैं एक अजीब सा केस, ब्रिटेन का। यहाँ कोई अचानक रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसमें इंग्लिश कल्चर ने धीरे धीरे स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर अपना दबदबा बनाया और उन्हें यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया। ये नेशन बिल्डिंग बाय डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, एक बात बताओ, देश को कैसे ड्रॉ करोगे? उसकी कोई शक्ल तो होती नहीं, है ना? तो 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट ने इसका एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने देश को एक इंसानी रूप दे दिया, खासकर एक महिला का। जब किसी आइडिया को एक इंसान का रूप दिया जाता है तो उसे एलिगोरी कहते हैं। फ्रांस की एलिगोरी बनी मारियान, जो आज़ादी का प्रतीक थी, और जर्मनी की बनी जर्मानिया, जो बहादुरी का प्रतीक ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी। तो अब तक हमने देखा कि नेशनलिज्म ने देश जोड़े, देश बनाए। बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है ना? पर हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते यही नेशनलिज्म एक बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला था, जब ये जुड़ गया इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद से। और इस अंधेरे की सबसे गहरी परछाई पड़ी बाल्कन्स पर। सोचो, एक ऐसी जगह जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सबको अपना देश चाहिए। जब वो आज़ाद हुए तो वो आपस में ही लड़ने लगे और ज़मीन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने, जो यहाँ अपना कंट्रोल चाहती थी। पूरा इलाका एक पाउडर केग यानी बारूद का ढेर बन चुका था। और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब नेशनलिज्म यानी देश प्रेम इंपीरियलिज्म यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की लालच से मिल जाता है, तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। और यही तबाही आई 1914 में,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में। तो देखा आपने, एक खूबसूरत सपने से शुरू हुई ये कहानी कैसे एक भयानक सच्चाई पर आकर खत्म हुई, और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में नेशनलिज्म हमें जोड़ता है या तोड़ता है? इस सवाल पर जरूर सोचना। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।